नमस्कार। आज हमारे पास कुछ बहुत ही दिलचस्प श्रोता हैं। ये शारीरिक और भावनात्मक तकलीफ़ों को ठीक करने के कुछ ऐसे तरीकों के बारे में हैं जो शायद हमने पहले ज़्यादा सुने ना हों। हाँ बिल्कुल। ये एक डॉक्टर और थेरेपिस्ट के काम पर आधारित हैं, जिनका मानना है कि हमारी आज की सेहत पर सिर्फ हमारे पिछले जन्मों का ही नहीं, बल्कि आने वाले जन्मों का भी असर हो सकता है। हाँ, काफी अनोखी बात है ये। है ना? और ये सारी सोच मतलब मन शरीर की गहरे कनेक्शन पर टिकी है। हम्म। यानी कैसे हमारी सोच, हमारी भावनाएं हमारे शरीर पर असर डालती हैं और कैसे शरीर की बीमारियां हमारे मन पर। हाँ। इन स्रोतों के लेखक का ये भी मानना है कि हमारी आत्मा हमेशा से पूरी तरह स्वस्थ और संपूर्ण है। बीमारियां तो तब होती हैं जब हम अपनी आत्मा से, अपने असल स्वरूप से दूर हो जाते हैं। तो आज हम इन्हीं विचारों को थोड़ा खंगालने वाले हैं। हम इन स्रोतों में दी गई सोच और कुछ वाकई हैरान कर देने वाली केस स्टडीज को समझने की कोशिश करेंगे। जी। ये ऐसे लोगों की कहानियां हैं जिन्होंने अतीत और भविष्य के जीवन की थेरेपी से गजब का सुधार महसूस किया। तो चलिए शुरू करते हैं सफर को। हाँ, पहली कहानी शायद विक्टोरिया की है। हाँ, विक्टोरिया ये दिखाती है कि कैसे अतीत के गहरे घाव, चाहे वो इस जन्म के हों या किसी पिछले जन्म के हों, शरीर पर असर डाल सकते हैं और उन्हें समझने से कैसे अविश्वसनीय इलाज हो सकता है। जी, विक्टोरिया मैनहट्टन में एक भौतिक विज्ञानी थी। हाँ, और वो पिछले 16 सालों से कैंसर की वजह से पीठ के भयानक दर्द से जूझ रही थी। बहुत ज्यादा दर्द, कई ऑपरेशन, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सब कुछ एक तरह से बेअसर साबित हुआ था। और दर्द इतना था कि रात को उन्हें मॉर्फिन जैसी तेज दवा लेनी पड़ती थी। हाँ बिल्कुल, लेकिन कमाल की बात ये थी कि दिन में वो बिना दवा के काम करती थी ताकि उनका दिमाग एकदम साफ रहे और वो अपना काम कर सके। सोचिए कितनी हिम्मत वाली बात है। फिर वो लेखक के एक वर्कशॉप में गई। बिल्कुल। और वहां उन्होंने बताया कि वर्कशॉप के लिए उन्होंने अपनी दवाएं बंद कर दी हैं। उन्हें डर भी लग रहा था कि वो 5 दिन बिना दवा के इतना दर्द कैसे झेल पाएंगी। वर्कशॉप के दौरान उन्होंने कई बार रिग्रेशन का अनुभव किया, यानी एक तरह से अपने पिछले जन्मों की यादों में जाना। अच्छा। और सारे अनुभव एक ही जिंदगी से जुड़े थे। यीशु के समय यरूशलेम के पास गुजरी एक जिंदगी। अच्छा, उस जिंदगी में वो क्या थी? उस जीवन में वो एक गरीब किसान थे, काफी ताकतवर लेकिन अंदर से बहुत संवेदनशील। कहानी में एक मोड़ तब आता है जब एक रोमन सैनिक ने बेरहमी से उनकी पीठ पर लात मारी, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। बात यहीं खत्म नहीं हुई, सैनिकों ने उनका घर भी जला दिया, जिसमें उनकी पत्नी और बेटी की मौत हो गई। अरे बाप रे। और विक्टोरिया ने उस बेटी को अपनी इस जिंदगी की बेटी के रूप में पहचाना। अच्छा। जाहिर है वो किसान कड़वाहट और नफरत से भर गया और उसका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पूरी तरह टूट गया। ये तो बहुत दर्दनाक था। फिर आगे क्या हुआ उस किसान के साथ? कहानी और गहरी होती है। बाद में उनकी मुलाकात यीशुआ से हुई, मतलब यीशु, जिनका आरामी नाम येशी था, जिसके बारे में विक्टोरिया ने इस अनुभव से पहले कभी नहीं सुना था। हाँ हाँ। पहले उन्होंने उनका उपदेश सुना, फिर जब यीशुआ को सूली पर चढ़ाने ले जा रहे थे, तब रास्ते में उन्होंने यीशुआ को पानी पिलाने की कोशिश की। कहते हैं यीशुआ ने उन्हें मन ही मन एक संदेश दिया, ये होना ही था। अच्छा। यीशुआ की मौत के बाद वो किसान बारिश में फूट फूट कर रो रहा था। तभी उसे लगा जैसे उसके सिर के ऊपर से बिजली कौंधी और उसकी रीढ़ की हड्डी से नीचे उतर गई। उसकी पीठ सीधी हो गई और वो फिर से ताकतवर महसूस करने लगा। और ये सब विक्टोरिया ने अपने रिग्रेशन में महसूस किया। तो वर्तमान में वर्कशॉप में क्या हुआ फिर? यही तो सबसे हैरान करने वाली बात है। जैसे ही यह अनुभव पूरा हुआ, वर्कशॉप में विक्टोरिया अचानक खड़ी हुई और नाचने लगीं, अपनी कमर घुमाते हुए, पूरी तरह दर्द मुक्त। क्या बात है, एकदम से। जबकि उनके एमआरआई स्कैन। हाँ, एमआरआई में रीढ़ की हड्डी में गंभीर क्षति और कार्टिलेज का नुकसान साफ दिखता था, फिर भी वो ठीक हो गई। कमाल है। बाद में तो उनके बाल भी फिर से काले उगने लगे, जो सालों के दर्द और तनाव से सफेद हो गए थे। उनके डॉक्टर और फार्मासिस्ट भी हैरान रह गए। ये तो वाकई किसी चमत्कार जैसा लगता है। हाँ, और इसमें एक और दिलचस्प पहलू है। लेखक ने बताया कि उन्होंने भी एक बार रिग्रेशन में खुद को उसी समय यरूशलेम में देखा था। अच्छा। कमाल की बात यह है कि विक्टोरिया ने अपने अनुभव में लेखक को ठीक वैसे ही कपड़ों और दाढ़ी में देखा जैसा लेखक ने अपने निजी अनुभव में देखा था, जबकि विक्टोरिया को इसके बारे में पहले कभी बताया नहीं गया था। बिना बताए? कैसे? उन्होंने लेखक की आंखों के भाव से उन्हें पहचाना और उनके रेतीले रंग के बर्गंडी पाइपिंग वाले कपड़ों और करीने से कटी हुई सफेद काली दाढ़ी का हूबहू वर्णन किया। वाह। ये कहानी इसे एक इशारा मानते हैं कि उनका मिलना और विक्टोरिया का ठीक होना शायद पहले से तय था,
ये सिर्फ कोई दिमागी सुझाव या सम्मोहन नहीं था, ये कुछ ज्यादा गहरा था। तो ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे अतीत की घटनाओं को, चाहे वे कितनी भी पुरानी क्यों न लगें, समझकर और उन्हें भावनात्मक रूप से सुलझाकर वर्तमान की शारीरिक समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। बिल्कुल। अब विक्टोरिया की कहानी अतीत पर केंद्रित थी, लेकिन अगली कहानी एवेलिन की हमें भविष्य की संभावनाओं की तरफ ले जाती है। हाँ, एवेलिन। ये दिखाती है कि कैसे भविष्य के डर या पूर्वाग्रह भी हमारे आज को प्रभावित कर सकते हैं और कैसे उन्हें बदलने से हमारा जीवन बदल सकता है। बिल्कुल। एवेलिन विलय और अधिग्रहण मतलब मर्जर्स एंड एक्विजिशंस के क्षेत्र में काम करने वाली एक बेहद सफल महिला थी। अच्छा। महंगे कपड़े, शनेल सूट, हमें स्कार्फ, गुच्ची जूते, रोलेक्स घड़ी, सब कुछ था उनके पास। लेकिन उनकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। वो खुश नहीं थी, तलाक हो चुका था और जिंदगी में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं बची थी। इतनी कामयाबी के बाद भी नाखुशी, इसकी वजह क्या थी? वजह थोड़ी चौंकाने वाली है। आत्मघाती बम विस्फोट। शायद उन्होंने इसके बारे में बहुत सुना या पढ़ा था। ओह। इसकी वजह से उनके मन में अरब लोगों के प्रति बहुत ज्यादा नफरत भर गई थी और इजराइल के लिए एक जुनून पैदा हो गया था। अच्छा। जबकि वो पहले ज्यादा धार्मिक नहीं थी। हाँ। और उनके माता पिता भी इजराइल के प्रति उदासीन थे। ये नफरत और चिंता उन पर इतनी हावी हो गई कि उनके तलाक का एक कारण ये भी था कि उनके पति को इजराइल की परवाह नहीं थी। अरे। उन्हें भूख नहीं लगती थी, नींद नहीं आती थी और वो हर समय गुस्से में रहती थी। ये तो बहुत अजीब बात है कि किसी बाहरी घटना का उन पर इतना गहरा असर हुआ। तो उन्होंने मदद के लिए क्या किया? पारंपरिक थेरेपी काम नहीं आई? नहीं। जब आम मनोचिकित्सा से कोई फायदा नहीं हुआ तो उन्होंने भी रिग्रेशन थेरेपी की कोशिश की। और वो पहुंच गईं दूसरे विश्व युद्ध के समय में। वहां उन्होंने खुद को एक नाजी एसएस अधिकारी के रूप में देखा। क्या? एसएस ऑफिसर? हाँ, जिसका काम यहूदियों को डचाऊ, जो एक बदनाम नाजी यातना शिविर था, ले जाने वाली ट्रेनों में चढ़वाना था। बाप रे। उन्हें याद आया कि उन्हें यहूदियों को मारने का कोई दुख नहीं था, बल्कि इस बात का अफसोस था कि गोली बर्बाद हो रही है, क्योंकि उन्हें हुक्म था कि गोला बारूद बचाना है। ओह, ये याद करके तो। हाँ, वर्तमान में ये सब याद करके एवेलिन को बहुत ज्यादा तकलीफ हुई। जाहिर है। इस पिछले जन्म की याद का उनके वर्तमान जीवन से क्या कनेक्शन निकला फिर? लेखक का मानना है कि जब हम किसी समूह से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं तो अक्सर अगले जन्म में हम उसी समूह में पैदा होते हैं। अच्छा। एवेलिन का इस जीवन में इजराइल समर्थक होना उनके पिछले जीवन के यहूदी विरोधी होने की एक तरह की भरपाई थी। लेकिन नफरत का पैटर्न वही रहा, पहले यहूदियों से, अब अरबों से। मतलब वो चक्र टूटा नहीं था। तो क्या उन्हें इस नफरत के चक्र से निकलने का कोई रास्ता मिला? यहीं पर लेखक ने एक अलग प्रयोग किया, प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन मतलब भविष्य में जाना? हाँ, अतीत में नहीं बल्कि भविष्य के संभावित जीवन में झांकना। पहला प्रयास ये देखने के लिए था कि अगर एवेलिन अपनी नफरत नहीं छोड़ती तो उनका भविष्य कैसा होगा। और कैसा दिखा भविष्य? उस संभावित भविष्य में उनका अगला जन्म फिलिस्तीनी क्षेत्र या जॉर्डन में एक गरीब अरब लड़की के रूप में होता, जो यहूदियों से नफरत करती और अपनी गरीबी के लिए उन्हें दोषी मानती। उसके बाद का जीवन पूर्वी अफ्रीका में एक ईसाई आदमी का होता, जो हिंदुओं से नफरत करता। मतलब नफरत का चक्र चलता रहता। बाप रे। यही उन्हें एक समझ मिली, करुणा और प्रेम ही नफरत और गुस्से का इलाज है। हिंसा से सिर्फ दुख बढ़ता है। यानी बिना बदलाव के भविष्य भी वैसा ही दिखता। तो क्या दूसरे प्रयास में कुछ अलग हुआ? हाँ, दूसरे प्रोग्रेशन में उन्होंने ये कल्पना की कि वो अपने वर्तमान जीवन में सारे पूर्वाग्रह और नफरत छोड़ देती हैं और उनका संभावित भविष्य एकदम बदल गया। अच्छा, क्या हुआ? वो हवाई में एक खूबसूरत होटल और स्पा की मैनेजर थी, जहां दुनिया भर से अलग अलग संस्कृतियों के लोग इलाज और सुकून पाने के लिए आते थे। वाह, ये तो बिल्कुल अलग है। हाँ, ये दिखाता है कि हमारे आज के चुनाव हमारे आने वाले कल को बना सकते हैं। हमारे पास अपने भविष्य को आकार देने की आजादी है। ये तो कमाल की बात है। तो क्या इस अनुभव का एवेलिन पर असल में कोई असर हुआ? उनकी जिंदगी बदली? बिल्कुल। इस अनुभव के बाद एवेलिन पूरी तरह बदल गई। उन्होंने अपनी हाई प्रोफाइल नौकरी छोड़ दी, वर्मोंट में एक छोटा सा बेड एंड ब्रेकफास्ट खोला। अच्छा। हाँ, और योग ध्यान को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। उन्होंने अपने अंदर की नफरत और पूर्वाग्रहों को जाने दिया और आखिरकार खुशी हासिल की। तो वो भविष्य के दर्शन, चाहे वो सच हो या रूपक, हाँ, चाहे वो सचमुच होने वाले हों या सिर्फ एक रूपक,
उन्होंने एवेलिन को गहराई से बदल दिया। लेकिन क्या ऐसे भविष्य के अनुभवों को सच साबित किया जा सकता है? ये सवाल तो मन में आता है। हाँ, आता है। और लेखक खुद मानते हैं कि प्रोग्रेशन को वेरीफाई करना यानी उसकी सच्चाई परखना मुश्किल है। पिछले जन्मों की यादों के लिए फिर भी कुछ संकेत हो सकते हैं, जैसे कोई ऐसी भाषा बोलना जो इस जीवन में सीखी ना हो, या इतिहास की बिल्कुल सही जानकारी देना, या बहुत तीव्र भावनाएं महसूस करना। हाँ, ये तो सुना है। लेकिन भविष्य के साथ ऐसा नहीं है। फिर भी लेखक का जोर इस बात पर है कि ये तकनीक कितनी सच्ची है, इससे ज्यादा जरूरी ये है कि ये कितनी असरदार है। मतलब परिणाम मायने रखता है। बिल्कुल। मुख्य लक्ष्य तो इलाज है, लक्षणों का गायब होना, बीमारियों का ठीक होना, चिंता, डर, उदासी से राहत मिलना। अनुभव चाहे असल याद हो, कल्पना हो, कोई प्रतीक हो, अगर वो इलाज में मदद करता है तो वो उपयोगी है। सही बात है। आखिर में मायने तो यही रखता है कि इंसान को आराम मिले। एवेलिन की कहानी भविष्य की संभावनाओं पर केंद्रित थी और विक्टोरिया की अतीत के घाव पर। अब हम एक ऐसे मामले को देखते हैं जहां जड़ें बहुत गहरे अतीत में थीं और कर्म का सिद्धांत सामने आता है। हाँ, मिशेल की कहानी। मिशेल जी। इनको बचपन से ही घुटनों में दिक्कत थी। जी। जब वो छोटी थीं तो समुद्र किनारे पानी में एक नुकीले पत्थर से उनका बायां घुटना कट गया था। बड़ी होने पर जब भी तनाव होता उनके घुटनों में दर्द बढ़ जाता, खासकर बाएं घुटने में। अच्छा, तनाव से दर्द बढ़ता था। हाँ, चिंता उन्हें सचमुच कमजोर घुटनों वाला बना देती थी। कॉलेज में खेलते हुए चोट लगी, जिसके लिए छोटी सर्जरी हुई, बाद में एक और ऑर्थोस्कोपिक सर्जरी करानी पड़ी। कई दिक्कतें हुई मतलब। हाँ, जब वो लेखक से मिली तब तक सीएटी स्कैन और एक्सरे में कार्टिलेज घिस चुका था और वो अपना बायां पैर पूरी तरह सीधा नहीं कर पाती थीं, थोड़ा लंगड़ा कर चलती थीं। उन्हें हमेशा लगता था कि इस समस्या का कोई भावनात्मक कनेक्शन जरूर है। और क्या रिग्रेशन में कुछ सामने आया? कोई कनेक्शन मिला? हाँ, पहले 2 पिछले जीवन सामने आए। एक था 19वीं सदी के अमेरिका के ग्रामीण इलाके का, जहां वो एम्मा नाम की महिला थी। एम्मा। घोड़ा गाड़ी के नीचे आने से उनका बायां घुटना और पैर बुरी तरह कुचल गया था और दाहिने घुटने में भी गंभीर चोट आई थी। इन्फेक्शन के बाद वो हमेशा के लिए अपाहिज हो गईं। ओह, और दूसरा जीवन? दूसरा जीवन मध्य युगीन जापान का था, जहां वो एक पुरुष सैनिक थे और उनके बाएं घुटने में तीर लगा था। फिर से बाएं घुटने में? दोनों ही जन्मों में घुटनों पर चोट। ये तो अजीब इत्तेफाक है। इत्तेफाक शायद नहीं, लेकिन असली जड़ इससे भी ज्यादा गहरे अतीत में मिली। रोमन साम्राज्य से भी पहले के उत्तरी अफ्रीका में। उससे भी पहले? हाँ, उस जीवन में वो एक बेहद क्रूर जेल वार्डन थे। जेल वार्डन? और क्रूर? हाँ, बहुत क्रूर। उन्हें कैदियों के पैर तोड़ने में मजा आता था ताकि वो भाग ना सकें। क्या? ये तो भयानक है। कैसे तोड़ते थे पैर? वो तलवार या चाकू से कैदियों की टांगों की नसें काट देते थे, हथौड़े या चट्टान से उनके घुटने तोड़ देते थे, जांग की हड्डी तोड़ देते थे। अरे बाप रे। घुटनों में कीलें ठोंक देते थे और एड़ी के पीछे की नस, अखिलीस टेंडन, काट देते थे। उफ। बहुत से कैदी इन घावों में इन्फेक्शन होने से मर जाते थे, लेकिन वो उनकी तकलीफ देखकर खुश होते थे। ये सुनकर तो रोंगटे खड़े हो गए। मिशेल को कैसा लगा होगा ये सब जानकर? जाहिर है वो ये जानकर बहुत परेशान हुई, लेकिन फिर उन्हें लेखक ने समझाया कि हम सब शायद कभी ना कभी ऐसे बर्बर जीवन से गुजरे हैं। इसमें शर्म या अपराध बोध महसूस करने की जरूरत नहीं है। हमारी यात्रा विकास की है, ऊपर उठने की है। अच्छा। मिशेल को समझ आया कि उनके घुटनों का दर्द उनके अपने ही पिछले कर्मों का नतीजा था, यानी अतीत के क्रूर कामों का इस जीवन में सीधा असर पड़ रहा था। कर्म का सिद्धांत मतलब? हाँ, जैसे पुराने जमाने में कहते थे, हमारे अपने पाप हमें तब तक परेशान करते हैं जब तक हम उन्हें समझकर उनसे मुक्त नहीं हो जाते। तो क्या सिर्फ ये समझ लेना काफी था या उन्होंने कुछ और भी किया इसे ठीक करने के लिए? उन्होंने एक प्रक्रिया अपनाई जिसे लेखक रीफ्रेमिंग कहते हैं। रीफ्रेमिंग? वो क्या है? गहरे ध्यान की अवस्था में वो उस उत्तरी अफ्रीकी जीवन में वापस गईं, लेकिन इस बार उन्होंने खुद को सिर्फ क्रूरता करते हुए नहीं देखा, बल्कि उन्होंने उन कैदियों का दर्द महसूस किया। अच्छा, दर्द महसूस किया। हाँ, उन्होंने मनी मन उनसे माफी मांगी, उन पीड़ित आत्माओं को सुकून और उपचार की रोशनी भेजी, और सबसे जरूरी, उन्होंने खुद को भी माफ कर दिया। खुद को माफ करना ये जरूरी था। बहुत। उन्होंने सीखा कि नफरत और हिंसा के इस चक्र को प्यार और करुणा से तोड़ा जा सकता है। और इसका नतीजा क्या निकला? क्या उनके घुटनों को आराम मिला? हाँ, बिल्कुल। इस रीफ्रेमिंग के बाद मिशेल के घुटनों की सूजन कम हो गई,
वो अपना पैर पूरी तरह सीधा करने लगी और एक्सरे में भी घुटने ठीक पाए गए। सच में? एक्सरे में भी? हाँ, उनका तनाव से होने वाला कमजोर घुटनों वालापन भी खत्म हो गया। वो अब करुणा और सहानुभूति के ज्यादा गहरे सबक सीखने के लिए आजाद थीं। ये तो गजब का बदलाव है। और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने उन संस्थाओं को मदद देना शुरू कर दिया जो बारूदी सुरंगों, लैंड माइन्स को हटाने का काम करती हैं। अच्छा, जो पैरों को चोट पहुंचाती हैं। हाँ, और जो जानवरों पर होने वाली क्रूरता के खिलाफ काम करती हैं। उन्हें एक तरह की मुक्ति मिल गई। ये तीनों कहानियां विक्टोरिया, एवेलिन और मिशेल की वाकई सोचने पर मजबूर करती हैं कि हमारे जीवन की परतें कितनी गहरी हो सकती हैं। बिल्कुल। ये अविश्वसनीय लगती हैं, पर क्या लेखक कुछ ऐसे तरीके भी बताते हैं जिन्हें लोग खुद आजमा सके? शायद घर पर कुछ अभ्यास? हाँ, लेखक कुछ अभ्यास सुझाते हैं जिन्हें गहरे आराम की स्थिति में किया जा सकता है। ये जरूरी है कि इन अभ्यासों के लिए मन और शरीर शांत हो। हाँ, शांत होना तो जरूरी होगा। कैसे करें? इसे आप अपनी सांस पर ध्यान लगाकर शरीर के अलग अलग हिस्सों को ढीला छोड़कर और कल्पना करके कि आपके सिर के ऊपर से एक सुंदर सुकून देने वाली रोशनी आपके पूरे शरीर में बह रही है। ठीक है, तो कौन से अभ्यास हैं ये? पहला है बीमारी के साथ संवाद। बीमारी से बातचीत? हाँ, इसमें आप अपने किसी एक लक्षण को चुनते हैं, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक, और उसके साथ बातचीत करने की कोशिश करते हैं। पहले कल्पना में उस लक्षण को महसूस करें, फिर खुद को उसकी जगह रख कर सोचें और फिर अपने बाहरी स्व से उस लक्षण से सवाल पूछें। जैसे क्या पूछें? जैसे, तुमने मेरी जिंदगी पर क्या असर डाला है, या क्या तुम मुझे किसी चीज या किसी इंसान से बचा रहे हो? कई बार इससे अंदर छुपी वजह सामने आ जाती हैं। अच्छा, मतलब लक्षण को दुश्मन समझने के बजाय उसे एक संदेशवाहक की तरह देखना। बिल्कुल, लेखक का यही सुझाव है। दूसरा अभ्यास है उपचार विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन? बिल्कुल, हाँ। इसमें आप कल्पना करते हैं कि आप एक प्राचीन जादुई द्वीप पर हैं। समुद्र के तल में बड़े बड़े शक्तिशाली क्रिस्टल लगे हैं जिनसे पानी में उपचार की ऊर्जा भर रही है। आप उस पानी में उतरते हैं, क्रिस्टल की ऊर्जा को महसूस करते हैं और उसे अपने शरीर के उस हिस्से तक पहुंचाते हैं जहां जरूरत है। ठीक है। फिर आप कल्पना करते हैं कि प्यारी डॉल्फिन आपके साथ तैर रही हैं, जिन्हें लेखक गुरु निदानकर्ता और उपचारक मानते हैं, और आप उनकी ऊर्जा को भी सोख रहे हैं। अंत में आप किनारे पर लौटते हैं, तरोताजा और संतुष्ट महसूस करते हुए। ये तो काफी सुकून देने वाली कल्पना लगती है, सुनने में ही अच्छा लग रहा है। और क्या है? तीसरा है रिग्रेशन विजुअलाइजेशन। ये भी कल्पना से जुड़ा है? हाँ, इसमें आप कल्पना करते हैं कि आप एक भरोसेमंद आध्यात्मिक मार्गदर्शक के साथ एक सुंदर प्राचीन मंदिर में हैं, जो उपचार और यादों का मंदिर है। आप एक आरामदायक सोफे पर लेटते हैं जिसके ऊपर अलग अलग रंग के क्रिस्टल लटके हैं। आपका मार्गदर्शक क्रिस्टल को ऐसे सेट करता है कि सही रंग की रोशनी लेजर की तरह आपके शरीर या मन के प्रभावित हिस्से पर पड़े। ठीक है। फिर आप सामने की खाली दीवार को देखते हैं जो एक स्क्रीन बन जाती है, जिस पर आपके पिछले जीवन की तस्वीरें दिखने लगती हैं। इन्हें देखते हुए आपका शरीर क्रिस्टल से निकलने वाली उपचार ऊर्जा को सोखता रहता है। ये पिछले जन्मों को याद करने का एक तरीका हुआ कल्पना के जरिए। चौथा क्या है? चौथा थोड़ा अलग है। इसे साइकोमेट्री, उपचार युगल कहते हैं। साइकोमेट्री, ये क्या होता है? इसमें आप किसी साथी की, बेहतर हो कि कोई अजनबी या कम जान पहचान वाला हो, कोई छोटी सी चीज जैसे चाबी या कंगन हाथ में पकड़कर गहरे आराम में जाते हैं। अच्छा, किसी और की चीज पकड़कर? हाँ, फिर आप बस ध्यान देते हैं कि उस व्यक्ति के बारे में आपके मन में क्या विचार या महसूस हो रहा है, चाहे वो कितना भी अजीब लगे। फिर आप इसे उस व्यक्ति के साथ साझा करते हैं। इससे क्या पता चलता है? ये तो काफी इंटेंस लग रहा है। और आखिरी अभ्यास? पांचवा है दूरस्थ उपचार, मतलब डिस्टेंस हीलिंग। हाँ, ये तो सुना है। गहरे आराम की स्थिति में आप अपने उन प्रियजनों की कल्पना करते हैं जो बीमार हैं या किसी परेशानी में हैं। फिर आप उन्हें उपचार की रोशनी, ऊर्जा, प्रार्थना, भले ही आप किसी धर्म को ना मानते हो, और ढेर सारा प्यार भेजते हैं। प्यार और अच्छी भावनाएं भेजना। हाँ, लेखक का कहना है कि इसके वैज्ञानिक प्रमाण भी हैं कि प्रार्थना या सकारात्मक इरादे दूर से भी असर करते हैं। उन्होंने डॉक्टर लैरी डॉसी की किताब का हवाला दिया है, जिसमें बताया गया है कि जिन दिल के मरीजों और एड्स रोगियों के लिए दूर से प्रार्थना की गई, उनके ठीक होने की दर बेहतर थी, भले ही उन्हें पता भी नहीं था कि उनके लिए प्रार्थना की जा रही है।
अच्छा, ये दिलचस्प है। तो ये कुछ तरीके हैं जिन्हें इन स्रोतों के आधार पर लोग आजमा सकते हैं, बशर्ते वो गहरे विश्राम की स्थिति में हो। हाँ, और ये सारे अभ्यास मन, शरीर और भावनाओं के बीच के गहरे संबंध को दर्शाते हैं, जैसा कि हमने उन केस स्टडीज में भी देखा। तो आज हमने इन स्रोतों के जरिए देखा कि कैसे अतीत और यहाँ तक कि संभावित भविष्य की समझ हमारे आज की शारीरिक और भावनात्मक चुनौतियों को सुलझाने में एक शक्तिशाली जरिया बन सकती है। बिल्कुल। विक्टोरिया एवलिन और मिशेल की कहानियां मन, शरीर और शायद आत्मा के बीच के उन गहरे धागों पर रोशनी डालती हैं जिनके बारे में हम अक्सर सोचते नहीं। हाँ, बिल्कुल। और ये हमें इस सवाल के साथ छोड़ जाता है कि क्या हमारी चेतना वाकई समय के दायरे में बंधी है, या फिर हमारे अंदर अपने अतीत के घावों को भरने और अपने भविष्य को सक्रिय रूप से एक बेहतर दिशा देने की क्षमता है, जैसा कि इन अनुभवों से लगता है। ये वाकई सोचने के लिए गहरा विषय है कि हमारी अपनी कहानी की परतें कितनी गहरी और कहां-कहां तक फैली हो सकती हैं। सही कहा। इस गहन पड़ताल में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।